कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जेपी तिवारी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सन 1987 से मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और हमने पार्टी के हर एक काम को बखूबी पूरा किया है। इस बार मेयर पद के चुनाव के लिए मैंने भी उम्मीदवारी पेश की है। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी उम्मीदवार हमको बनाएगी, क्योंकि पार्टी में 45 वर्ष से हमें पार्टी हाईकमान ने जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को हमने बखूबी पूरा किया है। डॉक्टर जेपी तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं डॉक्टर जेपी तिवारी हूँ और कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। एक तरह से कार्यकर्ता ही मैं मानता हूँ, अपने को नेता भी नहीं मानता। आगामी नगर निगम का चुनाव होने वाला है। बनारस से मैं भी मेयर पद का उम्मीदवार हूँ। सन 1977 से मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। तब से लगातार पार्टी में सक्रिय रह करके पार्टी के नीतियों को, पार्टी के कार्यक्रम को, पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करता रहा हूँ। 1977 में काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेने के बाद राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ा। 1980 में मैं राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर से ही काशी विद्यापीठ में छात्र संघ का पदाधिकारी रहा। 1981 में पुनः मैं समाजशास्त्र परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष रहा। तब से लेकर के आज तक कांग्रेस का ही काम कर रहा हूँ। बीच में 2 बार मैं शिवपुर विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी तैयारी किया, लेकिन संयोग ही था कि दोनों बार सीटें जो है मतलब गठबंधन में चली गई, इसलिए हमें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल पाया। इस बार नगर निगम की सीट सामान्य है, तो हमने भी अपना दावा प्रस्तुत किया है। अब पार्टी का अगर आदेश होगा, पार्टी ऐसा समझेगी, हमको उचित दावेदार मानेगी और टिकट देगी, तो मैं पार्टी के नीतियों को बढ़ाने का काम करूंगा, जनता की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी इच्छा है कि मुझे टिकट मिले और मैं चुनाव लड़ूं, और इसको लेकर के मैं लगातार प्रयासरत हूं। पार्टी के पर्यवेक्षक भी आए थे, उनकी बैठक भी हुई। उनका भी अभिमत है कि मैं एक अच्छा दावेदार हूं, और हमारे बारे में कहीं भी आप पता करेंगे तो हमारी साफ सुथरी छवि है। निर्विवाद व्यक्ति हूँ, कोई विवाद नहीं है मेरे नाम पर। आप मेयर पद के प्रत्याशी हैं और मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे देखिए, हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हम बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय डंका बज रहा है और पूरे विश्व में डंका बज रहा है और राष्ट्र में बड़ा नाम चल रहा है। डंका बज रहा है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसका डंका बज रहा है, और राहुल गांधी पप्पू हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो किसी काम लायक नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ उनकी जबान देखिए, दूसरे तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश से मिल करके इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। एक तरफ आपका डंका बज रहा है, राहुल गांधी कुछ नहीं है। दूसरी तरफ विदेश के लोग राहुल गांधी को इतने ताकतवर समझ रहे हैं कि उनसे मिलकर के देश को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो ये सब खोखली बातें हैं, इन सबों का जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये हवा बनाने वाली बातें हैं। जनता का मुद्दा है महंगाई, जनता का मुद्दा है बेरोजगारी, जनता का मुद्दा है सीवर टैक्स, जनता का मुद्दा है पानी टैक्स। कांग्रेस के जमाने में हम लोगों को याद है, जब हम 1977 में हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे, उस समय मशक से नालियां धोई जाती थी शहर की। मतलब उस समय सब व्यवस्था नहीं थी, सीवर की और सफाई की उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। मशक में पानी लेकर के भिजती और नालियों की सफाई करते थे और झाड़ू लगता था, और 3 फ्लोर तक पानी बिना टुल्लू के चढ़ता था। आज बिना टुल्लू के किसी मकान के 1 फ्लोर में पानी चढ़ा करके बता दीजिए आपकी पानी चढ़ता है पक्के महल में। किस प्रकार से आप चुनाव की तैयारी करेंगे, क्योंकि साथ कोरोना भी दस्तक दे रही है? अब जिस तरह का पालन हर पार्टियां करेंगे वो पालन मैं भी करूंगा। जैसे और लोग चुनाव लड़ेंगे वैसे ही मैं भी लड़ूंगा। कोरोना का दस्तक कहीं चुनावी मसला तो नहीं है? अभी तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो सारा एजेंडा सेट करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर उसको अभी लग जाए कि चुनाव में हमारी स्थिति ठीक नहीं है, नगर निगम में हम हार भी सकते हैं, तो कल से वो तो कोरोना डिक्लेयर करके और सारा कुछ प्रतिबंधित कर देंगे। तो ये तो आप जानते हैं सर, जैसा रिपोर्ट आ रही है कुछ कोरोना मरीज पाए गए हैं बनारस में। पाए तो गए हैं, और लोगों को एहतियात बरतना भी चाहिए। हम लोग स्वयं की एहतियात बरतते हैं। हम तो बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं, 3 टीका लगवा चुके हैं। तो अगर देखिए, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए।
अगर डॉक्टर ऐसा एडवाइस कर रहे हैं, किसी पार्टी के कहने पर ये सब नहीं होना चाहिए। हमें क्या मालूम कि कोरोना कितनी तेजी से बढ़ेगा, उसका क्या प्रारूप है, उससे कितने लोग प्रभावित होंगे। अगर वैज्ञानिक कहते हैं, अगर डॉक्टर कहते हैं, जिस तरह का प्रतिबंध लगाना चाहते हैं उस तरह का प्रतिबंध लगे, जैसे सब लोग पालन करेंगे वैसे मैं भी पालन करूंगा उसका। सर, अगर देखा जाए तो सन 2014 के बाद से कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी बनारस में जो है जीत नहीं पाए, इसका क्या कारण था? नहीं, ठीक है, 9 से 14 तक सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी थे। वही 89 के पहले भाजपा भी नहीं जीत पाती थी, लगातार यहाँ कांग्रेस ही जीतती थी। तो समय की बात है, शहरी क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, कहीं न कहीं किन्हीं कारण से जब से धार्मिक उन्माद बढ़ा है, जब से श्री राम मंदिर का मुद्दा उठा है, तब से भाजपा से कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस अपने फायदा के लिए देश को किसी तरह के संकट में नहीं डालना चाहती। 89 के बाद से जब से धार्मिक उन्माद बढ़ा है तब से भाजपा का उद्भव हुआ है। भाई आज भी 60 साल कांग्रेस रही है सत्ता में ना, बीजेपी तो इधर बीच में रही एक बार दो बार, फिर इधर 8 साल से है, बाकी 60 साल तो कांग्रेस ही रही सत्ता में। और मेरा मानना तो यह है कि जब भाजपा 2 सीट से 303 सीट तक पहुंच सकती है तो कांग्रेस को भी बहुत मजबूत स्थिति में है। 2024 में बदलाव देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल 100% मिलेगा, हम सारे लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि जनता के पास आप जाइए, देखिए ये लोग चाल क्या चल रहे हैं। चाणक्य ने कहा है कि जब जब व्यापारी देश का राजा होता है तो वहाँ की जनता का भिखारी होना तय है। इस समय देश पर व्यापारियों का कब्जा है, व्यापारी राज कर रहे हैं। मोदी जी एक मुखौटा है, तो व्यापारी राज्य करेगा तो व्यापारी बढ़ रहे हैं और नीचे जो गरीब तबका है उसको ये 5 किलो राशन देकर के बहकाए हुए हैं कि आप खाइए और जिंदा रहिए और इसी को विकास मानिए। आज की तारीख में वो बेचारे गरीब इसी को विकास मान रहे हैं। वो उनको इस स्थिति में पहुंचा दिया कि वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये हमको राशन भी नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं, तो खाने भी ना मर जाते। तो ये इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है। और सबसे ज्यादा परेशान मिडल वर्ग है। मिडल वर्ग तो हर तरह से तराई कर रहा है, हर तरह से परेशान है। गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ व्यापारी है, अडानी जी की के कंपनियों की कीमत किस तरह से बढ़ी है कोरोना काल में आप लोगों ने देखा है। 2.5 साल में वो 300 से पहुंच गए दूसरे स्थान पर पूरे विश्व में। वो उपाय सारी कंपनियों को बता दिया जाता, सबको वही बता दिया जाता, तो सारी कंपनियां इस तरह से बढ़ जाती। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, इसके पीछे किसका हाथ? कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, बीजेपी की साजिश है। ये कौन सा कारण है कि आनंद फानंद में, ठीक है चलिए कोर्ट का मामला अपने जगह पर है, कोर्ट का मामला देखिए हम किसी जज का क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन जजमेंट के बारे में तो टिप्पणी की जा सकती है, जैसा कि आप भी जानते हैं। जो केस राहुल गांधी के ऊपर लगा है उसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की है। एक तो उनको मैक्सिमम सजा दे दी गई 2 साल की, वो इसीलिए दी गई कि कहीं ना कहीं ये पूरा उसके पीछे पूरी मंशा थी कि 2 साल की सजा हो जाए और इनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाए। तो उसमें 6 महीने की भी सजा हो सकती थी, 1 साल की भी सजा हो सकती थी। भाजपा के नेता मंच से खड़ा होकर के कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, बोलते हैं, इस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कौन सा भाषण है? और आज की तारीख में दुर्भाग्य देख लीजिए, सबसे पहले वही आते हैं मीडिया पर, जिनका स्तर बातचीत करने का यह है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, वो सबसे पहले मीडिया के सामने आकर के वक्तव्य देते हैं कि राहुल गांधी ने हेट स्पीच दिया। तो कोर्ट का मामला तो अपने जगह है, लेकिन इनके एक सांसद 1.5 साल से उनका मामला पेंडिंग था, विधायक का मामला पेंडिंग था, तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरनेम के जितने सब चोर है। सबका नाम नहीं लिया है, सब सारे मोदी नहीं, पहले नाम लिया उन्होंने। आप उनके वक्तव्य को देखिए, उन्होंने कहा ललित मोदी, नीरव मोदी, राहुल चोकसी, उन्होंने नाम लिया और कहा कि ये जो चोर हैं ये मोदी ही क्यों निकल रहे हैं, ये कहा उन्होंने। न कि ऐसा कहा कि सारे मोदी चोर हैं, उसको तोड़ा मरोड़ा गया है। और दुर्भाग्य देखिए भाजपा का, तो ये देखिए इन सबको पिछड़ा बता दिया बीजेपी ने।
कि पिछड़ों का मतलब अपमान हुआ। ये पिछड़े हैं, ललित मोदी पिछड़े हैं, नीरव मोदी पिछड़े हैं, राहुल चोकसी पिछड़े हैं, लेकिन है, चल रहा है, खेल चल रहा है। ये किस पर आरोप लगाएंगे, ये किसकी साजिश है? सत्ता की साजिश है, और किसकी साजिश है? और कौन साजिश करेगा? दूसरा कौन करने वाला है साजिश? आनन फानन में उनकी सदस्यता छीन ली गई और उनको मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया। हमारे ही पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद जी, उनका मकान क्यों नहीं खाली हो रहा है? मुरली मनोहर जोशी जी कौन से सदन के सदस्य हैं, उनका मकान क्यों नहीं खाली हो रहा है? ऐसे 20 लोग होंगे जो आज तक मकान में है, किसी पद पर नहीं है, ना एमपी है, ना एमएलए है, ना किसी पद पर है, लेकिन वो मकान में बने हुए हैं। इसलिए कि वो सब, आप जानते हैं बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, जो उधर गया बहुत साफ पाक हो गया। आप हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में क्या कहा मोदी जी ने, और ये पश्चिम बंगाल वाले जो थे उनके बारे में क्या कहा मोदी जी ने। आज वो लोग पार्टी में शामिल हैं तो लोग साफ पाक हैं। और जो विडंबना यह है कि भाजपा ने भाजपा को ही भारत मान लिया है। भाजपा का विरोध मतलब भारत का विरोध, सरकार का विरोध मतलब आप देशद्रोही देश का विरोध। लोकतंत्र में ये चीजें अच्छी नहीं है। और मैं बनारस की जनता से एक अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में किसी को इतना मजबूत मत बना दीजिए कि निरंकुश हो जाए। ये बात कल हमने मीटिंग में भी कहा था। लोकतंत्र में अगर आदमी निरंकुश हो, परिवारवाद का आरोप लगता है। मैं तो कहता हूं कि परिवारवाद से ज्यादा खतरनाक व्यक्तिवाद है, और आज भाजपा में व्यक्तिवाद है। दूसरे जगहों पर तो परिवारवाद है, परिवार में कम से कम 8 आदमी होते हैं, 10 आदमी होते हैं। वहां तो व्यक्तिवाद है, वहां तो ये कई आदमी सब कुछ है।